नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए भारत की स्वतंत्रता की परिस्थितियों में किस तरह से दूषण आते गए और जिसका परिणाम देश का विभाजन हुआ, आगे चल कर के देश सांगठनिक मजबूती से विलग होकर सिर्फ किसी तरह से घिसटता रहा, जिसका परिणाम हम देश की एक तरह से अवनति और देश में अराजकता के विस्तार के रूप में पाते हैं। ये तो आप सबको मालूम है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा इस उद्देश्य से की गई थी कि एक ऐसी संस्था हो जिसमें भारत के प्रबुद्ध नागरिक जो भारत की सदिच्छा से भी अलग ब्रिटिश सत्ता के संरक्षण और उसके विरुद्ध भारत की जनता में उत्पन्न हो रहे असंतोष को शांत करने में ब्रिटिश हुकूमत की मदद करे। यही कारण था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रारंभिक दिनों में साल भर सोई रहती थी, सिर्फ 3 दिन अपना वार्षिक अधिवेशन करके और एक सामान्य सा प्रस्ताव पास करके वायसराय के पास भेज देती थी और वायसराय को ये स्वतंत्रता थी कि उनके द्वारा पारित प्रस्ताव में जो ब्रिटिश हुकूमत के लिहाज से उनके अनुकूल पड़ते उनमें से 2-4 मांगे वो मान लेने का कार्य करती थी। वायसराय जब मान लेते थे वो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा माना हुआ मान लिया जाता था और बस ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने पथ पर चलती रही। उसमें लंदन में पढ़े हुए भारतीय लोग जो भले ही भारतीय थे लेकिन वे भारतीय होने के साथ साथ ब्रिटिश हुकूमत के प्रति एक तरह से वफादार लोग थे और उनके अधिवेशन का खर्चा भी इसीलिए वायसराय के द्वारा उदारता पूर्वक दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसमें रूपांतरण हो, कुछ ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तित्व जो भारत के हित के बारे में, भारत की जनता के हित के बारे में, भारत की स्वतंत्रता के बारे में एक विशिष्ट राय रखने वाले लोग भी धीरे धीरे उसके सदस्य बनते गए और उसके बनने के साथ साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सत्ता के लिए नासूर बनने लगी थी। कोई ज्यादा दिन नहीं गुजरा था। 1893
94 आते आते जो उस तत्कालीन वाइसराय उस समय के थे, उनके द्वारा ये विचार व्यक्त किया गया कि ब्रिटिश हुकूमत इसमें प्रसन्न होगी यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी ही मौत मर जाए, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसे लोग भी बैठ पा रहे हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के संरक्षण, उसके विकास और उसके हितों के प्रति कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं, बल्कि वो इस देश की जनता की आकांक्षा को अभिव्यक्ति देने में लग गए हैं। इसीलिए आगे चल करके जब 1906-7 में स्थिति बदली, क्यों बदली? जब 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिखाने के लिए तो बड़े स्टेट में प्रशासन व्यवस्था में सुधार का उद्देश्य था, लेकिन एक तरह से बंग भंग करके न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, बल्कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चल पड़े थे उसको कमजोर करने का उद्देश्य लेकर के किया गया था। और इसीलिए जब बंग भंग 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और उसके साथ साथ सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और उसके कुछ विशिष्ट सदस्यों ने समझ लिया कि अब ब्रिटिश हुकूमत का उद्देश्य भारत के निवासियों में से जो हिंदू मतावलंबी हैं और इस्लाम मतावलंबी हैं, इनके बीच द्वंद्व उत्पन्न करके और इनको कमजोर करने का प्रयत्न करना शुरू किया गया। और उसी के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसमें आगा खां जैसे लोग सक्रिय हुए और मुस्लिम लीग अंग्रेजों के परस्त होकर अंग्रेजों की परस्ती में ही संगठित हुई और उसने धीरे धीरे मुसलमानों का हित करने में कम इस देश को विखंडित करके द्विराष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम किया। अंग्रेजों ने इसको खूब हवा देने का कार्य किया, उसको खूब बढ़ावा देने का कार्य किया। मुस्लिम लीग का संरक्षण करने का काम अंग्रेज करने लगे, वायसराय के द्वारा उनको सुविधाएं दी जाने लगी और जिसका परिणाम ये हुआ कि भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे जनों के प्रबल विरोध के कारण 1909 में वंग भंग के प्रस्ताव को लॉर्ड कर्जन के द्वारा वापस ले लिया गया, लेकिन अब जनता समझ चुकी थी कि अंग्रेजों का उद्देश्य इस देश के निवासियों, खासतौर से हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर और भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूती प्रदान करना था। जो लोग ठीक से जानते होंगे उनको ये पता होगा, जब 1857 में इस देश के निवासी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए संग्राम छेड़ा, तो
कई कारणों से उसके असफल हो जाने के उपरांत और अंग्रेजों की मक्कारी के कारण उस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी उसको हाशिए पर डाल दिए जाने के कारण भी अंग्रेजों को ये लग गया कि अगर भारत में शासन करते रहना है, भारत को लूटते रहना है, भारत का शोषण करते रहना है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम कोई ऐसी नीति ईजाद करें जिससे इस देश में, इस देश के निवासियों में, खास तौर से हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य बढ़े। इसीलिए खोज खोज करके उनके द्वारा, जो उस समय के तत्कालीन भारत सचिव थे, उनके द्वारा लंदन में बैठक बुला करके और हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य को, अंतर को बढ़ाने वाली अवधारणाओं को खोज खोज करके और उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और 1864 में ही डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति पर ब्रिटिश हुकूमत ने कार्य करना शुरू किया और कैसे कैसे हथकंडे उसके बाद से अपनाए जाने लगे। हिंदू मुसलमानों के आपसी ऐक्य को खत्म करके उनके बीच द्वंद्व को विशेष रूप से बढ़ावा देने का उद्देश्य बनाया गया और उसमें मुसलमानों को संतुष्ट करते हुए, चूंकि हिंदू भारत की स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा सक्रिय थे, मुसलमान बंधुओं में कुछ लोग ही इसके महत्व को समझते थे, इसलिए उनकी उपेक्षा करते हुए मुसलमानों का संरक्षण ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किया जाने लगा। और ये ठीक है कि बाल गंगाधर तिलक जी जैसे, लाला लाजपत राय जी जैसे व्यक्तित्व जब कांग्रेस के मेंबर बन करके और कांग्रेस में भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के होम रूल के लिए विशेष रूप से कार्य करने लगे थे और इस देश की जनता को संगठित करने में भूमिका निभाने लगे थे, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दरमियान ही महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश एक तरह से अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए संजीवनी बनकर प्रस्तुत हुआ। और जो लोग जानते होंगे उनको ये मालूम होगा कि 1915 में महात्मा गांधी ने, जो उस समय महात्मा गांधी नहीं कहलाते थे, मोहनदास करमचंद गांधी जी कहलाते थे, उन्होंने घूम घूम करके ब्रिटिश सेना में भारतीय युवकों को भर्ती होने के लिए इसलिए प्रेरित किया कि उन्होंने अंग्रेजों की मक्कारी को समझे बिना अंग्रेजों के अधिकारियों, खासतौर से वाइसराय आज से बातचीत करके ये विश्वास कर लिया था कि इस युद्ध के समाप्त होने के उपरांत ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को होम रूल, आंतरिक स्वशासन सौंपने का कार्य करेगी। लेकिन अंग्रेज तो धूर्त और मक्कार थे, उनको तो अपना उल्लू सीधा करना था, जिसके लिए उन्होंने 1918 में जब युद्ध प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जहां भारतीयों को होम रूल, आंतरिक स्वशासन देना चाहिए, उसके स्थान पर दमनकारी रॉलेट एक्ट पारित करके और उसको इस देश में बलपूर्वक लागू कर दिया गया, जिसमें बिना कारण बताए, बिना दोष सिद्ध हुए
किसी को भी एक लंबे काल तक के लिए नजरबंद किया जा सकता था। भारतीयों का जहां सहयोग पाकर के ब्रिटिश हुकूमत प्रथम विश्व युद्ध को जीत सकी थी, उसके इनाम स्वरूप भारतीयों का दमन किया जाने लगा। भारत के लोगों पर अत्याचार को बढ़ाया गया, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। जब उस असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी तो जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल सन 1919 में ही घटित हो गया, जिसमें बेगुनाह निशस्त्र और शांतिपूर्ण ढंग से बैठक कर रहे लोगों पर डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली परिचालन करके लगभग 3000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस संदर्भ को भारत कैसे भूल सकता है? इस देश के क्रांतिकारियों को, उनके अभियानों को कमजोर करने के लिए जो प्राकृतिक अकाल था, उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा बंग प्रांत में, जो उस समय वर्तमान उड़ीसा, बिहार, आसाम, बंगाल, जो वर्तमान बांग्लादेश है, वो सब मिला करके था, वहां कृत्रिम अकाल अंग्रेजों के द्वारा प्रवर्तित करके जो पुष्ट और अपुष्ट आंकड़े हैं, उसके आधार पर यदि कहा जाए तो कई चरणों में लगभग 38 लाख लोगों को अकाल की मौत में अंग्रेजों के द्वारा झोंक दिया गया। जब ये कहा जाता है कि दे दी तूने आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, तो क्या हमें ये मौतें अनुभूत नहीं होनी चाहिए? हमारे कितने क्रांतिकारी कैसे कैसे बलिदान हुए, कितने नाम तो स्मरण में हैं और कितने गुमनाम तक हैं, लेकिन उनके बलिदानों की उपेक्षा करके क्यों ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता रहा कि ये देश शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलनों के कारण स्वतंत्र हुआ? क्या ये सब बलिदान लोगों को ध्यान में नहीं आने चाहिए? और असहयोग आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन एक छोटे से, जिसको कह सकते हैं चौरी चौरा कांड के कारण क्यों स्थगित किया गया, ये तो महात्मा गांधी जी से उस समय भी लोगों ने पूछा और आज भी ये देश पूछेगा। अगर उनका आंदोलन पर नियंत्रण नहीं रहा तो उसकी दुर्बलता के लिए कौन जिम्मेदार? क्या महात्मा गांधी जी ने ये प्रयत्न किया कि जहां भी व्यापक रूप से आंदोलन जितने क्षेत्र में विस्तृत हो रहा है, वहां अपने नुमाइंदों के द्वारा उसको संगठित और नियोजित रूप देते? और फिर जब अंग्रेज और अंग्रेजों की तथाकथित पुलिस के द्वारा
आंदोलनकारियों पर अत्याचार ढाए जा रहे थे, उनको लाठियों से पीटा जा रहा था, मौत के घाट उतारा जा रहा था, तो इतने बड़े देश के आंदोलन में चौरी चौरा जैसा कांड क्या मायने रखता था। लेकिन किसी से विचार विमर्श किए बिना बस ये कह करके कि अभी ये देश और इस देश के लोग सत्याग्रह का महत्व तो नहीं समझ पाए हैं, शांति प्रिय अहिंसा युक्त आंदोलन का महत्व तो नहीं समझ पाए हैं, इसलिए इस आंदोलन को मैं स्थगित करता हूं। गांधी जी को क्या अधिकार था कि वे अकेले निर्णय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने निर्णय लेकर देश को घोर अवसाद के गर्त में प्रवेश करा दिया। और ऐसी ही प्रकृति उनकी बराबर बनी रही, जिससे अंग्रेजों को ही सह मिली, अंग्रेजों को ही अपना अभियान चलाने और इस आंदोलन को कुचलने का अवसर मिला। इस संदर्भ को मैं आगे पुनः आप सबको देना चाहूँगा और इसके निमित्त पुनः एक अंक और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा। आज बस इतना ही। मेरा आज अभिवादन स्वीकार करें और इस ऐतिहासिक चिंतना को समझ करके देश की परिस्थितियों के अनुकूल देश के हित के लिए कार्य करने का कार्य करें और कभी भी देश विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधि न की जाए। इसी संदर्भ को देने के उद्देश्य से ये प्रसंग मैंने छेड़ा है। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। और आप सभी से सब्सक्राइब जरूर करें।